हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। 12th क्लास की अर्थशास्त्र की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ये इस टॉपिक का थर्ड क्वेश्चन रहेगा जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 2 क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ाए जा चुके हैं और आज का ये प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश, चूँकि इसको लाभांश भी कहते हैं, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश आय एक ही बात होती है। तो राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश उत्पादन के साधनों द्वारा किसी एक निश्चित समय में प्राय 1 वर्ष में उत्पादन किए गए पदार्थों एवं सेवाओं की शुद्ध मात्रा होती है। अर्थात 1 वर्ष की अवधि में किसी देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन होता है उसे ही उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऊपर दिया गया था उत्पादन के साधनों द्वारा। उत्पादन के साधन 5 होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, इसके अलावा उद्यम और साहस होता है। उन 5 के द्वारा 1 वर्ष, जो निर्धारित वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। उसके अंतर्गत जो भी आय होती है वो उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश की परिभाषा सभी अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दी है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषा हैं, जो कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार और प्रोफेसर पीगू के अनुसार है, वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा है। किसी देश के श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्य करके प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक पदार्थों तथा समस्त प्रकार की सेवाओं की एक शुद्ध मात्रा उत्पन्न करते हैं। इसमें विदेशी विनियोग से प्राप्त आय भी जोड़ी जाती है। यही देश की शुद्ध वास्तविक वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। शुद्ध आय से मार्शल ने जो लिया है उसका अभिप्राय जो ग्रॉस प्रोडक्ट है, कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन में से ये 5 राशियां हैं, इनको घटाने के बाद जो शेष बचता है वही शुद्ध वास्तविक वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाएगी। ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है चल पूंजी का प्रतिस्थापना व्यय, अचल पूंजी का मूल्यह्रास, मरम्मत और प्रतिस्थापना के लिए किया गया व्यय, कर जो टैक्स लगाए जाते हैं, 5वां बीमे की प्रीमियम, जो यदि हमने उस इंडस्ट्री का बीमा कराया है तो उस वर्ष में हमने कितनी इंस्टॉलमेंट दी है, ये सब उसमें से डिडक्ट करके घटाकर जो बचेगा वही शुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाएगा। प्रोफेसर पीगू ने कहा है, पीगू ने मार्शल की परिभाषा की कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया। प्रोफेसर पीगू ने राष्ट्रीय लाभांश की निम्नलिखित परिभाषा दी है। उसकी परिभाषा ये है, राष्ट्रीय लाभांश किसी समुदाय की वास्तविक आय, यानी जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित है, का वह भाग है जो द्रव्य के द्वारा मापा जा सकता है। तो जब हम इन दोनों परिभाषाओं को कंपेयर करते हैं, एक दूसरे की तुलना करते हैं, तो जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है वो ये है, प्रोफेसर पीगू की परिभाषा में संकीर्णता एवं विरोधाभास के अवगुण होते हुए भी यह अधिक व्यवहारिक है तथा इसके द्वारा राष्ट्रीय लाभांश की गणना
सरलतापूर्वक की जा सकती है। अब हम आते हैं कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय आय से देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। ये पॉइंट रहेगा, इसमें समझिएगा, किसी राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता उसके द्वारा प्रतिवर्ष उपार्जित का मतलब अर्जित, जो उसने प्राप्त किया है, उस आय पर निर्भर होती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय को देखकर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति किस प्रकार की होगी। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय कम है तो इसका अर्थ है कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और यदि राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब वो राष्ट्र प्रोग्रेस पर है और वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी है। दूसरा पॉइंट है, भविष्य का विकास संबंधी प्रवृत्तियों का ज्ञान। राष्ट्रीय आय से किसी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति का ही नहीं बल्कि भावी विकास का भी पता लग जाता है उससे। यदि राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि हो रही है तब भविष्य में आर्थिक विकास अच्छा होगा तथा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। यदि देश में राष्ट्रीय आय कम है तथा उसकी विकास दर भी कम है तो इसका अर्थ ये है कि जो देश के लोग हैं या उस देश का भविष्य उज्जवल नहीं है। तीसरा पॉइंट है, देश के आर्थिक कल्याण का ज्ञान। किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा उसके आर्थिक कल्याण में घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण का मापक कहा जाता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होती है उसका आर्थिक कल्याण भी उतना ही अधिक होता है, तथा राष्ट्रीय आय यदि कम है तो आर्थिक कल्याण भी घट जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, राष्ट्रीय आय से देश के लोगों के रहन सहन का जो स्तर है उसका पता लगाया जा सकता है। देश के लोगों का रहन सहन का स्तर किस प्रकार का है। देश में प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी लोगों का जीवन स्तर भी उतना ऊंचा होगा। प्रति व्यक्ति आय का कम होना निम्न जीवन स्तर का सूचक माना जाता है, अर्थात इसका मतलब उस देश में गरीबी है, रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय कम है। पांचवा, भिन्न देशों की आर्थिक प्रगति की तुलना। राष्ट्रीय आय के द्वारा दो विभिन्न देशों की आर्थिक प्रगति की तुलना की जा सकती है तथा यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि देश के आर्थिक विकास के लिए अभी कितनी संभावनाएं शेष हैं। उसके बाद छठा है, आर्थिक नियोजन में महत्व। राष्ट्रीय आय को देखकर ही देश के भावी विकास संबंधी विकास योजनाओं को तैयार किया जाता है। देश के आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय आय का ज्ञान आवश्यक है। सातवां है, राष्ट्रीय आय का पूंजी निर्माण में महत्व। पूंजी निर्माण किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यदि देश के पास पूंजी होगी तब वह देश उतना ही आर्थिक रूप से मजबूत होगा। पूंजी निर्माण बचत पर निर्भर होता है और बचत प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय से प्रभावित होती है। जहाँ जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, बचत भी अधिक होगी, राष्ट्रीय आय भी अधिक होगी, अतः राष्ट्रीय आय पूंजी निर्माण को प्रभावित करती है। ये 7 पॉइंट हैं और ये हमने देखा है कि वास्तव में राष्ट्रीय आय का क्या महत्व होता है किसी देश की आर्थिक स्थिति के संबंध में, और निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, वो देश उतना ही प्रगतिशील होता है और उतना ही प्रॉस्पर यानी खुशहाल होता है। अब पॉइंट आता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के प्रमुख कारण क्या हैं। कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण क्या हैं और प्रति व्यक्ति आय को
बढ़ाने के उपाय क्या हैं? तो जो कम होने के कारण हैं वही एज इट इज़ बढ़ाने के उपाय हैं। यदि यहाँ कहीं हम किसी क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं तो वहाँ पर विकास की आवश्यकता है, उसको उसके पैरेलल ही लेकर चलेंगे। तो पहला पॉइंट है कृषि की प्रधानता एवं कृषि का पिछड़ा होना। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। देश की लगभग जनसंख्या 52.2% जनसंख्या कृषि तथा कृषि से संबंधित कार्य में संलग्न है, जबकि भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 22% तक ही है। फिर भी आज भारतीय कृषि पिछड़ी दशा में है। साथ ही कृषक रूढ़िवादी तथा भाग्यवादी है। रूढ़िवादी यानी पुरानी परंपराओं पर विश्वास करता है, भाग्य पर, किस्मत पर ज़्यादा विश्वास करता है, काम करने में कम विश्वास करता है। अतः कृषि उत्पादन कम है तथा प्रति व्यक्ति आय भी नीची है। यानी आज भी हमारा किसान रूढ़िवादी है, जो कि अपनी पुरानी परंपराओं को ही आगे बढ़ाता है, उनके अनुसार ही कार्य करता है, अपने पूर्वजों की जो परंपराएं हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, औद्योगिक पिछड़ापन। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ है, फिर भी भारत विकसित देशों की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से बहुत पीछे है। परिणाम, प्रति व्यक्ति आय का जो लेवल है वो बहुत नीचा है। अतः प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए उद्योगों का विकास किया जाना बहुत आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। भारत की जनसंख्या लगभग आज 135 करोड़ है और उसमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनाधिक्य के कारण भी प्रति व्यक्ति आय कम रहती है। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ उस समय भारत की जनसंख्या केवल 32 करोड़ थी और आज लगभग 73 और 74 ईयर्स के बाद भारत की जनसंख्या 135 करोड़ पहुंच गई है, जो कि बहुत ही भयावह है। अर्थात हम विकास के पथ पर 7 कदम आगे बढ़ाते हैं, वहीं जनसंख्या की वृद्धि के कारण हम 5 कदम पीछे आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है जो कि प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करता है। और चौथा पॉइंट है कम उत्पादकता। भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता अन्य देशों की अपेक्षा कम है। इसमें प्रति व्यक्ति आय भी कम रहती है। जब पैदावार या उत्पादन ही कम होगा तो प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी। आज भी हम देखते हैं कि प्रोडक्शन उद्योगों में उतना नहीं हो रहा है। कुशल श्रमिक नहीं हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही हैं और इसीलिए उत्पादन अधिक नहीं होता है। यदि एग्रीकल्चर के फील्ड में जाकर हम देखते हैं, किसान आज भी अनपढ़ है, अशिक्षित है, उसे मालूम नहीं है कि किस किस समय या वर्ष के किस मौसम में कौन से बीज बोने चाहिए। नए नए बीजों की खोज हुई है, लेकिन आज भी वो पुरानी पद्धति के अनुसार ही खेती कर रहा है। नई टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी भारत का किसान इस क्षेत्र में बहुत पीछे है। साहस का अभाव। भारत में विकसित देशों की अपेक्षा जोखिम उठाकर नवीन उद्योगों की स्थापना करने वाले साहसियों का अभाव है। अतः कुल उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन का लेवल बहुत नीचा है और प्रति व्यक्ति आय भी कम है। 6 पॉइंट है पूंजी का अभाव। भारत में बचतें कम होने के कारण पूंजी निर्माण कम होता है। यानी हैंड टू माउथ कुछ लोग रहते हैं, जितना कमाते हैं उतना ही खा लेते हैं और बहुत ही कम सेविंग कर पाते हैं। कुछ लोगों की अपनी सेविंग की कोई इस प्रकार की टेंडेंसी नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, केवल प्रेजेंट को देखते हैं
और निवेश भी बहुत कम होता है जब पूंजी हमारे पास नहीं होती। और जब निवेश भी कम होगा तो प्रति व्यक्ति आय भी कम होगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। तो ये भी हमारी प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करता है। 7th एंड लास्ट पॉइंट है प्राकृतिक साधनों का समुचित प्रयोग न होना। नियोजित अर्थव्यवस्था के होते हुए भी देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित एवं पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है। कुल उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन कम रहता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम रहती है। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी अभी विकसित नहीं हुई है, पुरानी पद्धति से ही सब कुछ कार्य चल रहा है। जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, लेकिन कुछ लोग लकीर के फ़कीर हैं जो कि पुरानी पद्धति के आधार पर अपने कुटीर उद्योगों को चला रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही विकास की आवश्यकता है ताकि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सके। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।